Hello everyone, welcome to this special edition for आज मैं स्टॉक ऑफ द वीक स्पेशल मिलिंद उपासनी आपका स्वागत करता हूं। आज इसमें हम सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहां मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है रिकवरी की। सबसे पहले कंसेप्ट जान लेते हैं जिसके ऊपर मैं ये स्टॉक के बारे में सोच रहा हूं और जिसके बारे में आप भी अपनी तरफ से रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो टर्न अराउंड स्टोरीज है उसके ऊपर बेस्ड है। यानी इन स्टोरीज में हम क्या देखते हैं, वो बिजनेसेस देखते हैं जो पहले अच्छे थे, फिर खराब हो गए हैं और अब फिर से अच्छे होने वाले हैं। तो इसमें कंपनी का काफी बुरा वक्त आ गया होता है, डिस्ट्रेस में कंपनियां चली जाती है, काफी नुकसान हो चुका होता है और वहां से फिर बैंक्रप्सी होने के बाद कई केसेस में नई मैनेजमेंट आ जाती है। नई मैनेजमेंट नए लोगों को ऐड करती है और इन्वेस्टमेंट लाती है बिजनेस में, और वहां से उसकी जर्नी शुरू हो जाती है रिकवरी के लिए। और फिर से बैलेंस शीट जो पहले खराब हो गई है उसको उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरुआत हो जाता है और ऑपरेशनली वो ब्रांड फिर से खड़ा होना शुरू कर देता है। तो ये एक अलग तरीके का अप्रोच है। इसमें कुछ बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट या बैलेंस शीट्स भी आज खोल के देखेंगे तो इस कंपनी में आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा। लेकिन जो मैनेजमेंट चेंजेस हो रहे हैं, जो रीसेंट न्यूज़ फ्लोज हैं, जो रीसेंट उनको ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलते जा रहे हैं, वो एक तरीके से पॉजिटिविटी ऐड कर रहे हैं। तो जानते हैं इस कंपनी की स्टोरी कैसी बनी है। तो ये जो कंपनी है, यहाँ पे इन कंपनियों में मेनली हमको जो अप्रोच रखना पड़ता है वो रखना पड़ता है कि सेटअप्स ऐसे होते हैं कि यहाँ से खोने के लिए बहुत कम है और पाने के लिए ज्यादा होता है। कंपनी का बुरा वक्त खत्म हो गया होता है, द वर्स्ट इज ओवर, ये मेंटल मेकअप के साथ आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रही होती है, पहले इसके ऑपरेशंस होते थे, बाद में बंद हो जाते हैं और अब फिर से ऑपरेशंस शुरू होने वाले होते हैं। एक डिस्ट्रेस सेल से रिवाइवल की तरफ आगे बढ़ने वाली ये स्टोरी रहती है। तो जो कुछ भी हम टर्न अराउंड देखते हैं, उनके ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इन कंपनियों में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल स्टोरी आज हमारी आंखों के आगे बन रही है और एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट सेटअप है, एक इन्वेस्टमेंट सिनारियो है जिसमें मैं चाहूंगा कि आप खुद भी पैसा बनाने की कोशिश करिए, इन्वेस्ट करिए और एक अनुभव लीजिए कि किस तरीके से इन स्टोरीज के साथ हम काम कर सकते हैं। तो जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी की हिस्ट्री आप देखेंगे तो ये 1992 में शुरू हुई थी एज अ एयर टैक्सी ऑपरेटर। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद मई 1993 में इन्होंने 28 फ्लाइट्स चालू कर दी थी, ओवरऑल 12 डेस्टिनेशन इन इंडिया, और 4 बोइंग 737 300 एयरक्राफ्ट इनके पास थे जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लीज किए थे। फिर इसके बाद जो कम आप जानते होंगे कि 1992 के ऑनवर्ड्स भारत में इकोनॉमी ओपन हो गई और काफी प्राइवेट एयरलाइंस ने काम करना चालू कर दिया था। तो अच्छे दिन एयरलाइंस के चालू हो गए थे। 2003 में इस कंपनी के अंदर 41 एयरक्राफ्ट थे और 250 फ्लाइट्स ये डेली किया किया करती थी। आप सोचिए उस जमाने में 2003 में जब इकोनॉमी जस्ट ओपन हुई थी, काफी कुछ मोनोपोलिस्टिक सा इनका सिनारियो था। अदर देन द इंडियन पीएसयू एयरलाइन, दे वर प्लेइंग अ मेजर पार्ट। और फाइनली 28 दिसंबर 2004 को ये कंपनी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। 2007 में जब आप देखेंगे किंगफिशर एयरलाइंस और फिर दूसरी एयरलाइंस ने कोशिश की थी कि डोमेस्टिक एयरलाइंस जो चीप कॉस्ट एयरलाइंस है, लो कॉस्ट कैरियर्स बन के लॉन्च हुए थे और एक अलग तरीके का बिजनेस अपॉर्चुनिटी एयरलाइन सेक्टर में इंडिया में ओपन अप हो गया था, जिसमें स्पाइस जेट भी एक बड़ा प्लेयर बन गया था उस समय और एयर सहारा भी एक अच्छा प्लेयर बन गया था। लेकिन उसके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया, तो 2007 में इस कंपनी ने एयर सहारा को खरीद लिया और उनके पास एक फ्लाइट्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें B77 300 ERs और A330 200 SB फ्लाइट्स ऐड हो गए थे। तो जबकि काफी कुछ स्टैंडर्ड फ्लाइट्स इनका कॉम्बिनेशन था, उसमें और यहाँ पे वेराइटी ऐड होगी और सोचा जाता है कि इसी समय से इस कंपनी के अंदर बैलेंस शीट में पेन आना चालू हो गया था। फिर आगे चलते हुए 2013 में इस कंपनी ने इंटरनेशनल लेवल पे एतिहाद एयरवेज के साथ अलायंस किया और 74% जो स्टेक है वो भी एतिहाद एयरवेज के साथ पार्टनरशिप में उस समय बेचा गया। ये गवर्नमेंट की तरफ से उस समय नया डायरेक्टिव
आ गया था कि वो इकोनॉमी को ओपन करते हुए कि एयरलाइंस में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर 2016-17 में जब इस कंपनी का पीक पीरियड चल रहा था तो काफी कुछ इस कंपनी को भारत की सिंगापुरियन एयरलाइन के इक्विवेलेंट माना जाता था। डोमेस्टिक एयरवेज में इस कंपनी का काफी रुतबा, काफी ब्रांड वैल्यू बढ़ चुकी थी और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसने कोड शेयर पार्टनरशिप बना ली थी एयर फ्रांस, केएलएम, रॉयल डच एयरलाइंस के साथ। और जो जर्नी थी उसमें एयरक्राफ्ट जो है अभी 119 एयरक्राफ्ट आ गए थे और वहां से चलते चलते देन 65 डेस्टिनेशन पे चलने लगी थी। 24 डेली फ्लाइट्स, 93-94 जो चलती थी वो 650 डिपार्चर्स और अराइवल्स पे आ चुकी थी। तो आप सोच सकते हैं कि इस कंपनी की 93-94 से लेकर के 2016-17 तक काफी एग्रेसिवली ग्रोथ हो चुकी थी। एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड ब्रांड ये बन चुका था। लेकिन 2018 में इस कंपनी का बुरा वक्त चालू हुआ, फ्यूल्स की बढ़ती हुई कीमतों के साथ, और एयरलाइन इंडस्ट्री में जो लो कॉस्ट एयरलाइंस का कंपटीशन बढ़ गया था और काफी कुछ मामले में इस कंपनी के अंदर फिस्कल इनडिसिप्लिन भी आ गया था। तो उन चीजों के कारण इस कंपनी ने 2018 में सीवियर लॉसेस बनाना चालू कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉसेस क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ते चले गए थे। 1036 से फिर 1323 करोड़, फिर 1297 करोड़, और फाइनली दिसंबर में आते आते 600 करोड़ तक का इसका लॉस एक्यूमुलेट एक के बाद क्वार्टर दर क्वार्टर होता चला गया। और यहाँ पे इस कंपनी का बुरा वक्त एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया और क्लियर हो गया था 2019 में कि ये कंपनी चल नहीं पाएगी, इसको चलाने के लिए काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। काफी जो लेंडर्स थे उन्होंने भी कोशिश की कि एक कंसोर्टियम बना करके इसको रिवाइव करते, लेकिन वो प्लान उतने एस्टेब्लिश नहीं हुए और आखिरकार अप्रैल 2019 में इस कंपनी ने ऑपरेशंस पूरी तरह से सस्पेंड कर दिए। और इतना पेन हो गया था एयरलाइन इंडस्ट्री में भी, काफी एम्प्लॉयज को उसी समय जॉब में से निकाला तो नहीं गया लेकिन वो जॉबलेस प्रैक्टिकली हो चुके थे। काफी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स बच गए थे एम्प्लॉयज के साथ भी, वेंडर्स के साथ भी, और इवन कस्टमर्स के भी काफी जो उस समय के बुकिंग्स थे उनके पे आउट्स बच हुए नहीं थे। तो इस पूरी बदतर हालत में, बुरी हालत में इस कंपनी के ऑपरेशंस 2019 में क्लोज हो गए और अंत में जा करके इसको बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग के अंदर डाला गया। 2000 से लेकर के 2021 के बीच में काफी कोशिशें की गई, बिडर्स के साथ एंगेजमेंट और प्रपोजल्स मंगाए गए, और काफी नेगोशिएशंस के बाद बिटवीन लेंडर्स एज वेल एज द न्यू बिडर्स और ट्रिब्यूनल्स ने मिल करके 2021 में जाकर के जालान और कैलरॉक कंसोर्टियम को इसका रेजोल्यूशन जो प्लान था वो जून 2021 में एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो सीड था कि बैंक्रप्सी में कंपनी का जाना और उसके बाद नए प्रमोटर्स का आना, ये यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जून 2021 को हो गई थी। उसके बाद इस स्टॉक में काफी सारी पॉजिटिविटी आई, लेकिन कुछ बैड न्यूज ऐसी आई कि इस कंपनी को, इस कंसोर्टियम को बता दिया गया था कि आपके जो पहले के जो भी आपके फ्लाइट्स प्लान्स थे, जो आपके बुकिंग्स थे, जो राउट्स आपके लिए दिए गए थे, उनको डीजीसीए ने यानी फ्लाइट अथॉरिटी ने मानने से इनकार कर दिया। तो इन निगेटिव न्यूज के चलते काफी कुछ पेन इस स्टॉक में बीच बीच में देखा गया और अंत में जाकर के जैसे ही 2022 की शुरुआत हुई, काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होने लग गए। सबसे पहले इस कंपनी ने एक्स श्रीलंकन एयरलाइन के सीईओ को एज अ सीएफओ नियुक्त किया। फिर संजीव कपूर, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो इन्होंने 2013 से 2015 के बीच में स्पाइस जेट में रिवाइवल लाया था। एक नुकसान की तरफ बढ़ने वाली कंपनी को प्रॉफिटेबल टर्न अराउंड भी करके इन्होंने दिखाया था। तो इनके कुछ आप खास करके वीडियोस देखिएगा यूट्यूब पे। मेनली मैं कहूँगा इनका एक टेडेक्स में वीडियो है जहाँ पे उन्होंने बात की है कि किस तरीके से उन्होंने टर्न अराउंड स्टोरी खड़ी करने की कोशिश की है स्पाइस जेट के अंदर। तो इनके आने से मुझे तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस इस कंपनी के टर्न अराउंड में आता है इनकी अपॉइंटमेंट से, क्योंकि इनके पास अनुभव है
एक तरफ एयरलाइंस इंडस्ट्री के फेलियर को रिकवर स्टोरी में बनाने का। तो इन्होंने पहले एयर विस्टारा के साथ भी काम किया हुआ है। यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले वो ओबेरॉय होटल ग्रुप के साथ काम कर रहे थे। तो इनकी अपॉइंटमेंट आने के बाद से मुझे काफी पॉजिटिविटी दिख रही है। इनकी जो कोशिश मुझे दिख रही है वो सही दिशा में चल रही है। ये पुराने एम्प्लॉयज को भी लाने के लिए कटिबद्ध लग रहे हैं। फिर इनके आने के बाद मेनली कंपनी ने कमिट किया कि 2022 के अंदर वो अपनी फ्लाइट्स फिर से शुरू कर देंगे। तो अप्रैल और मई के बीच में इन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए ट्रायल्स किए, जो सक्सेसफुल हुए। इन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस डीजीसीए से मिल गया। फिर इन्होंने इसी महीने में डेमो फ्लाइट्स की 5 डेमो फ्लाइट्स की विद इन डोमेस्टिक जोन विद इन इंडिया, और जिसमें डीजीसीएस के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, जो भी अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुए। और कल ही के दिन यानी 20 मई को इन लोगों को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल गया है, जो कि एक फाइनल बॉटलनेक और रेगुलेटरी क्लियरेंस था इनको नई फ्लाइट शुरू करने के लिए। और अब इनका प्लान है कि Q3 क्वार्टर में ये जुलाई और सितंबर के बीच में अपनी नई फ्लाइट्स लॉन्च कर देंगे। तो ये पूरे डिस्कशन में मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, आप में से काफी लोगों को पता चल गया है। तो जी हाँ, ये केस है जेट एयरवेज की। तो मैं जब भी इन्वेस्टमेंट जर्नी करता था और करता हूँ तो हमेशा केस स्टडीज ढूंढता हूँ कि चलो कुछ ऐसा करें जो कि बड़े इन्वेस्टर्स करने की बातें करते हैं। एक डिफरेंट अप्रोच रहता है उसमें, नहीं तो ट्रेडिंग ब्रेकआउट लिया, उसके पीछे स्टॉप लॉस लगाया, ऐसा काम तो हम डेली करते रहते हैं। लेकिन ये एक अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम सीख सकते हैं कि एक बिजनेस में कैसे हम इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग का नजरिया ना रखते हुए एज ए इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखते हुए अगर आप इसमें काम करेंगे तो मुझे यहाँ पे एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। लेकिन चार्ट्स के सिवाय तो हम वैसे भी कुछ नहीं करते, तो इस बार भी मैं आपको चार्ट की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये चार्ट है आपका जेट एयरवेज का। अभी जो मैं देख रहा हूँ ये 3 साल का चार्ट है वीकली। इसी को मैं लेके जाता हूँ 5 साल के वीकली चार्ट के ऊपर। अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इस कंपनी में जैसे ही बैंक्रप्सी की न्यूज आई, ये सब यहाँ पे न्यूज फ्लो चलते थे कि कोई ना कोई आकर के कंपनी को खरीद लेगा, बचा लेगा। एंड उस पॉजिटिविटी से स्पाइक्स आते थे जेट एयरवेज में। लेकिन एंड में जब बैंक्रप्सी की तरफ कंपनी बढ़ती चली गई और फाइनली फाइल हो गया, आप देख सकते हो बहुत ही फास्ट क्रैश आया है। और वहां से एनसीएलटी में जाने के बाद एनसीएलटी के रिजोल्यूशन आने के इंतजार में कंपनी एकदम जीरो हो चुकी थी। और स्टॉक प्राइस धीरे धीरे फिर जैसे ही कंसोर्टियम के हाथ में कंपनी आने वाली है, जलान ने बिड किया था, वहां से पॉजिटिविटी आई। और ये जो बीच में स्पाइक्स और बैड न्यूज गुड न्यूज आते रहे, कि एक तरफ से डीजीसीए ने इनके काफी अप्रूवल निकाल लिए, इनको कहा कि आपको जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा, आपने जेट एयरवेज ले लिया तो इसकी ये गारंटी नहीं कि उनके सब स्लॉट्स, उनके सब रूट्स आपके लिए प्री अप्रूव्ड है। तो वो सब बैड न्यूज इस स्टॉक ने यहाँ पे झेल ली है पूरे 2021 के साल में। और 2022 के साल में आप देख सकते हैं संजीव कपूर के अपॉइंटमेंट और बाद में सीएफओ की अपॉइंटमेंट, वहां से पॉजिटिव आते आते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तो आप यहाँ पे ठीक से देखेंगे, खोने को काफी कुछ कम है और रिकवरी में पाने को बहुत कुछ है। मैं अगर इनकी बैलेंस शीट दिखाऊं तो आज इन बैलेंस शीट्स में आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। अब आगे क्या होगा, जैसे ही ये ऑपरेशंस चालू होंगी तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी के अंदर जो बैलेंस शीट्स है उसमें सेल्स दिखने चालू हो जाएंगे। और सेल्स के बाद आपको धीरे धीरे करके, ये देखिए 2018 में 23,000 करोड़ का जो बिजनेस था वो खत्म होकर के ये बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट सिर्फ चल रहा है, जो मेरे ख्याल से रेंटल्स या ऑनगोइंग अर्निंग्स एक्सपेंसेस बाकी जो चल रहे हैं टू जस्ट कीप द कंपनीज नेम ओवर देयर। बट यहाँ से अब आपको दिखेगा कि सेल्स इस कंपनी में काफी आते हुए दिखेंगे और ये जो नंबर्स हैं इसमें इम्प्रूवमेंट आने लगेगी। तो एक अलग अप्रोच है, वैल्यू इन्वेस्टिंग का अप्रोच है, टर्न अराउंड स्टोरी का अप्रोच है, जिसका अनुभव मेरे ख्याल से
छोटे इन्वेस्टर्स भी हों तो भी हमने लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इससे ही हम सीखते हैं और अगली बार बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर लेते हैं। एनसीएलटी अगर मैं कहूँ तो वो पिछले 3-4 साल से काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और काफ़ी कंपनियों के टर्न अराउंड करने में भी नए बिडर्स के साथ मदद हुई है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो एक तो भूषण स्टील का है जिसे टाटा स्टील ने ले लिया था। फिर और एक अच्छा एग्जाम्पल है रुचि सोया का, जिसको अभी पतंजलि फूड्स और बाबा रामदेव जी ने ऑपरेशंस में ले लिया। तो इसमें मुझे पॉजिटिविटी क्या दिखती है कि ये जो रहते हैं, कोई भी कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है तो लगता है कि जाने दो, डूब गई, छोड़ दो। बट आप ठीक से देखेंगे तो हमारी नेशनल वेल्थ वहां पे खराब हो रही होती है, क्योंकि भले ही कंपनी बंद पड़ जाए, वहां पे कंस्ट्रक्शन रहता है, वहां पे मशीनरी रहती है, लोगों के जॉब्स रहते हैं। तो बैंक्रप्सी का जो ट्रिब्यूनल है उसका एक्टिव होना इंडिया एज एन इकोनॉमी बहुत ही मुझे पॉजिटिव लगता है। तो इन्होंने जो कुछ भी कंपनियों का लेन देन रिसेंटली किया है, आलोक इंडस्ट्रीज की केस हुई है, सिंटेक्स की केस हुई है, रुचि सोया की केस हुई है, मैंने भूषण स्टील की केस आपको बताई, वैसे ही ये केस भी मुझे एक पॉजिटिविटी दिखा रही है कि ये जो एक बहुत अच्छा ब्रांड था, कुछ भी करिए, इस ब्रांड के पीछे मेहनत हुई थी, एक अच्छा नाम बना था इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी रिकवरी के चांसेस यहाँ पे है। और चार्ट पे अगर हम देखें तो इस समय 100 के करीब आप देखेंगे तो एक वीसीपी बना था। मेरी नज़र तो इन्हीं बातों पे रहती है, जब भी चार्ट खोलता हूँ तो बाकी सब भूल के आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक वीसीपी बना था। उसमें से एक हैमर कैंडल बनाते हुए हम स्ट्रांगली निकले हैं। तो अब यहाँ पे पॉजिटिविटी टेक्निकली भी बन रही है। 5 साल का चार्ट देखूं तो जर्नी बहुत लंबी नजर आती है मेरे को आगे। यहाँ पे आपको इसको लेके रखना होगा और साथ में इसके साथ चलना होगा। इसको लेकिन आपको टाइम देना होगा। यहाँ से मल्टी बैगर बनने के काफी चांसेस हैं। इसका सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस आएगा, पहला रेजिस्टेंस आपको फेस करना है 150 के जोन के करीब। तो 140 से 155 के बीच में ये आपका काफी टाइम या फ्रस्ट्रेशन आपको दे सकता है। इस जोन को क्रॉस करने के बाद 200 तक भी ये थोड़ा टाइट चलेगा। 200 के बाद इसमें आपको काफी अच्छी मूव्स आते हुए दिखेगी। बेस्ट मूव्स मेरे को यहाँ पे दिखेंगी जब ये स्टॉक क्रॉस करेगा 200 का लेवल, क्योंकि यहाँ से आपको स्टीप फॉल्स आए थे। तो जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, जहां कहीं पे भी यूनी डायरेक्शनल फॉल हुए हैं वहां पे यूनी डायरेक्शनल राइज भी बनेगी। जहां कहीं भी स्ट्रगल्स हुए हैं नीचे गिरते समय, वहां पे ऊपर जाते हुए भी स्ट्रगल्स होंगे। तो इस तरीके से ये सेटअप मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। और मैंने इसके ऊपर क्या किया है, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है 16 स्टॉक्स का जो मैंने आपको बताया था, उसमें से एक स्टॉक जेट एयरवेज भी है। और अगर आप जानना चाहते हैं और 15 स्टॉक्स जिसमें अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस है इस साल, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। मेरे ट्विटर हैंडल पे भी मैंने ये लिंक दी हुई है, साथ ही में इस वीडियो के नीचे भी ये लिंक दी हुई है। तो इसको सब्सक्राइब करिए और देखिए इसके इस तरीके के आपको और 3-4 अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस पोर्टफोलियो में नजर आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कुछ सवाल है, कुछ और आइडियाज जानना चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने इनपुट्स दीजिए, अपने थॉट्स दीजिए। मेरे साथ आप ट्विटर हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, कोचिंग्स है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीकेंड है, आपका काफ़ी टाइम वैसे भी मैंने ले लिया है, लेकिन एक एक्साइटिंग स्टोरी थी तो मैं सोच रहा था कि एक अलग वक्त पे आपके साथ शेयर करूं, जब आप थोड़ा सोचने के लिए रिलैक्स रहेंगे और एक अलग एंगल से देख पाएंगे, ना कि ब्रेकआउट्स और स्टॉप लॉस, बल्कि एक बिजनेस स्टोरी जो खराब हो गई है। एक इंडिया का बहुत अच्छा ब्रांड था जो अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स हो गया है, अब वो रिवाइवल की तरफ आ रहा है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि हम अपनी तरफ से इसका एक पार्ट बने और एक अनुभव ले, और साथ में हाँ, जेट एयरवेज की फ्लाइट भी जल्दी ही हमको लेने को मिले, यही उम्मीद है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम।